अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गांव मोहल्ला। साल 2025 विधानसभा चुनाव और बिहार को लेकर, राजनीति को लेकर गहमा गहमी का माहौल। आप सबों को पता है कि इस साल विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर तमाम तर पार्टियां जोड़ तोड़ की सियासत शुरू कर दी है और हर पार्टी की यही कोशिश है कि हमें अपना झंडा जो है साहब लहराना है। आप सबों को पता है कि प्रशांत किशोर, जिन्होंने हाल ही में स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव, इस चुनाव में बिहार की 243 सीट यानी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेंगी। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये ठाकुरगंज विधानसभा है जो बिहार के किशनगंज ज़िला अंतर्गत आता है। ठाकुरगंज में कई पार्टियां हैं जो दम भरती हैं और उनके पास कई इश्यूज़ हैं जिनको लेकर के वो मुखर होकर अवाम के बीच जाती है और अवाम से उनका डिमांड होता है कि अगर आप हमें जिताते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। इसी कड़ी में जनसुराज के भी कई दावेदार हैं, कई प्रत्याशी हैं, लेकिन उनमें जो सबसे प्रबल हैं, सबसे मजबूत हैं, तौकीर अहमद, जिनसे अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनका जो सियासी सफ़र है उसको लेकर के समझेंगे, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको लेकर जानेंगे, उनकी पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में समझेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव यानी इस चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारी है, क्या अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वो किस दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। मैं तौकीर अहमद आपको तुलसिया से बिलोंग करता हूं, जो दिघल बैंक प्रखंड में आता है। ठाकुरगंज विधानसभा में रहा है और लगभग आज 20 साल से मैं राजनीतिक का हिस्सा बना हुआ हूं। जदयू में मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम के बाद ही मैं पंचायत अध्यक्ष बना था। 20 साल से राजनीति में है? बिल्कुल 20-25 साल तो उम्र लग रही है आपकी। मेरी 83 की पैदाइश है और मैं 41 का हो चुका हूं। क्या बात है भाई। और मेरा 2003 में मैंने सबसे पहले पार्टी ज्वाइन किया था, जदयू का पंचायत अध्यक्ष था। उसके बाद फिर मैं जदयू का युवा प्रखंड अध्यक्ष बना, 20 सूत्रीय का सदस्य भी बना मैं। उसके बाद मैंने फिर ऑल इंडिया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ। उसके बाद मैंने फिर जदयू का जिला महासचिव भी मैं अभी प्रेजेंट तक था। उसके बाद जब जन स्वराज हमारे बिहार में आगाज़ की और जन स्वराज के जो जनाधार प्रशांत किशोर है, जब उनकी पद यात्रा चली तो पद यात्रा में और उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनका बात करने का विचार जो हमारे बिहार वासियों के लिए है, उस बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर मैं जन स्वराज में ज्वाइन किया। लगभग आज 1 साल हो गया मैं जन स्वराज में आपको प्रदेश राज्य कार्यवाही समिति सह दिघल बैंक प्रखंड प्रभारी हूँ। चलिए, राजनीति की बात करते रहेंगे। आपने कहा कि आप 41 ईयर्स के हैं, हालांकि मुझे लगा कि 25-26 साल उम्र होगी आपकी। हालांकि जिस उम्र के आप हैं उस उम्र के हम भी हैं, लेकिन जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो देखने वाले वो यकीन नहीं करेंगे कि भाई दोनों एक उम्र कैसे हो सकते हैं। तो समझना ये चाहेंगे कि भैया ये जो फिज़िकल फिटनेस है इसका राज क्या है? इसका राज है कि ये हमारे जो गांव बिहार का है और गांव के अपने खेती से हम लोग खाना, अनाज, जो धान हुआ, गेहूं हुआ, जो भी सब्जी होता है, सब अपने खेती का हम लोग खाते हैं। मतलब कोई मॉल का सामान या शहर का सामान नहीं खाते हैं। इस बिहार के, इस गांव के जो भूमि पे अनाज उगता है उसी अनाज का सेवन करते हैं हम लोग। चलिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कहा कि भैया जिस तरीके से स्वस्थ सेहत के एतबार से फिट है, सियासत में भी बड़ा तजर्बा इनका है, जाहिर है फिट हैं। तो समझना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर के, यानी इस साल जो विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है और किस सीट से चुनाव लड़ने का इरादा है? मेरा ठाकुरगंज विधानसभा से सीट लड़ने का पूरी फुल्ली दावेदारी है और आज तक जो है हमारा, आज तक हम लोग का सबसे बड़ा बोलिए सौतेलापन हो या दुर्व्यवहार हो, हमारे यहाँ दिघल बैंक प्रखंड से कोई भी नदी के इस पार जो रोड का आप बोल लीजिए पश्चिम साइड, कोई भी विधायक हमारे यहाँ नहीं बना। दिघल बैंक से तो हमारे जो मौलाना सौद असरार साहब हैं वो भी आते हैं। वो भी है, लेकिन वो रोड के उस पार हैं। रोड के उस पार। रोड के उस पार है, लेकिन रोड के इस पार हमारा जो है आज तक दुर्व्यवहार कहिए या सौतेलापन कहिए, हमारे यहाँ से कोई भी विधायक या एमपी नहीं बने। ये कोई रीज़न थोड़ा ही हुआ सर, विधायक कहीं का भी वो काम होना चाहिए। आप काम बताइए, किस काम को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप देखिए, आज हमारे ब्लॉक में आप चल जाइए, मोटेशन का लेके धांधली, 48 TD का लेके धांधली, और थाना में चल जाइए, झूठा केस का लेके धांधली, क्योंकि कोई है ही नहीं। और जो हमारे दिघल बैंक के थाना या ब्लॉक का आवाज़ उठाए, जो भी विधायक है वो सिर्फ अपने प्रखंड को या अपने घर को देखते हैं और बस यही मुद्दा है यहाँ। लेकिन आप जिस दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस दल को बार बार कहा जाता है कि ये बीजेपी की बी टीम है। अभी बीपीएससी छात्रों को लेकर के जो प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट में जिस तरीके से उनको गिरफ्तारी उनकी हुई,
फिर जेल से जो है वो कोर्ट से उनको बेल भी मिल गया, फिर वो जेल जाने की पूरी प्लानिंग थी, फिर उनको रिहा कर दिया गया। तो ये जो परिक्रमा जो जितनी सारी घटनाएं इस बीच में घटी है, इसको लेकर के जो मुखालिफिन हैं आपके, वो कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, ये सब जो है पहले से फिक्स था और यकीनी तौर पर ये भाजपा के लिए काम करते हैं। आप पर तो और पुख्ता मोहर लग रहा है कि आप लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं। अगर बिहार के भविष्य के लिए और बच्चे के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, अगर री एग्ज़ाम की मांग उठाते हैं, तो ये भाजपा की बी टीम है। तो मुझे अफसोस है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनके सोच पे, कि अगर बच्चे के भविष्य के लिए री एग्ज़ाम के लिए हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो हम बीजेपी की बी टीम हो गए। और अगर वही नेता, अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन में उनको डाउट होता है कि हम 10 वोट से हार रहे हैं, तो री काउंटिंग करवाने के लिए उनको पूरा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। अगर वहीं छात्र की बात अगर प्रशांत किशोर जी करते हैं और भूख हड़ताल पे गांधी मैदान में खुले आसमान में इस कड़कड़ाती ठंडी में अगर वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो वो बीजेपी की बी टीम हो गए हैं। और जो सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक में चिल्लाते हैं, वो मुसलमान के हमदर्द हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता। आप जिस जगह से आते हैं, यहाँ राजद के विधायक हैं और राजद के तेजस्वी यादव जी का कहना है कि भाई वैनिटी वैन में जो है ये ठहरते हैं, है ना, और 5 स्टार होटलों वाला खाना खाते हैं, ये तो दिखावा करते हैं। तो तेजस्वी यादव से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि वैनिटी वैन में अगर वो ठहरते हैं, तो रात के 2:30 बजे जब उनको उठाया गया, तो मीडिया में दिखाया गया, तो उनको क्या वैनिटी वैन से उठाया गया कि गांधी मैदान में ज़मीन पे वो सो रहे थे भूख हड़ताल में, वहाँ से उनको उठाया गया? तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव से मेरा एक बार आग्रह है कि उस वीडियो को क्लिप दोबारा देखें कि 2:30 बजे रात में उनको कहाँ से उठाया गया। अच्छा, एक और अहम सवाल है, प्रशांत किशोर जी के लिए जो लोग काम करते हैं, बताया जाता है कि लगभग 1000 लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और टोटल 1000 लोगों की अगर तनख्वाह सैलरी की अगर बात करें तो एक महीने में करोड़ों की सैलरी जाती है। और जिस कंपनी से सैलरी जाती है वो दरअसल भाजपा का कोई नेता है, उसकी तरफ सैलरी जाती है। ये सब एलिगेशन लग रहे हैं आप लोगों को? क्या मतलब जो भी एलिगेशन लगाता है उनके पास क्या बैंक का स्टेटमेंट है कि भाजपा फंड कर रही है? और अगर हम भाजपा के बी टीम होते तो बिहार में 243 सीट पे हम इलेक्शन क्यों लड़ते? जहाँ मुस्लिम की आबादी है वहीं लड़ते। चलिए, गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। अब एक बात समझनी है सर, जिस जगह से आप आते हैं, यहाँ के मसाइल कौन कौन से हैं? आपको लगता है कि यहाँ की जनता ने लोगों को मौका दिया, यहाँ के लोगों को मौका दिया, लेकिन जनता अवाम की उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे। अगर जनता आपको वोट करती है तो यकीनन आप अवाम की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे और उन कामों को करके दिखाएंगे। 110% मैं यहाँ के जनता और अवाम के उम्मीद पे खड़ा उतरूँगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं 20 साल से खुद एक कार्यकर्ता रहा हूँ और मुझे पता है कि जनता और कार्यकर्ता का, उनके जो भी चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, उनसे उनका क्या उम्मीद रहता है। सबसे बड़ी बात, जो जनता का और कार्यकर्ता का जो उम्मीद रहता है, उनके विधायक जो दिन रात एक करके बनाते हैं, उनका सबसे ज़्यादा उम्मीद ये रहता है कि हमारे विधायक या हमारे सांसद जब जीत के आए तो हमारे क्षेत्र के लिए विकास का काम करें। और विकास के काम में सिर्फ रोड बनाना और आपको क्या कहता है ये लाइट लगा देना नहीं है। आपका सबसे बड़ा मुद्दा आज का जो है वो प्रखंड में आप चल जाइए, ब्लॉक में, तो ज़मीन का म्यूटेशन लेके है, ठीक है, और थाना में जबरन झूठा केस का लेके है, जिसको सुनने के लिए आज हमारा ना कोई सांसद आता है ना कोई विधायक आता है। चलिए, आप लगातार बार बार जो है भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, करप्शन पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपके ठाकुरगंज में शिक्षा व्यवस्था बेहतर है? क्या यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर है? उस पर बात नहीं कर रहे? नहीं, शिक्षा का व्यवस्था तो पूरी तरह से ठप है यहाँ पे। जैसे हमारी सरकार जैसे आएगी तो हमारा सबसे पहले होगा कि स्कूल में सबसे पहले सबके लिए, हमारे स्कूल में आप अगर जाते हैं गर्मी के दिन में तो बच्चा पसीना में पड़ता है, सबसे पहले हम पंखा लगाएंगे, मिनरल वाटर का सुविधा देंगे और बाथरूम को, शौचालय को जो है पूरे क्लीन रखेंगे। आप स्कूल में चल जाओ, अगर आप बाथरूम में जाते हैं तो आपको वहाँ इतना बदबू आएगा कि आप उल्टी कर देंगे। और बच्चे बोरा पे बैठ के पढ़ते हैं। और अभी हाल में ही एक जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खिचड़ी में से पिल्लू चल रहा था, ठीक है। तो सबसे लोग कहते हैं कि बिहार में शिक्षा है। शिक्षा खाली आपका जो 5 क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके जो टीचर हैं वो टीचर को ABCD पढ़ाने का ढंग नहीं है, लेकिन वो 5 क्लास के टीचर हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं तौकीर साहब का कहना है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। चलिए भैया, शिक्षा पर बात कर लिया आपने।
अब आप ज़रा ये बताइए कि स्वास्थ्य को लेकर क्या प्लान है आपका? स्वास्थ्य का लेकर मेरा प्रोग्राम है कि हर प्रखंड में आप देखिएगा कि माननीय नीतीश कुमार ने हॉस्पिटल दिया है, लेकिन यहाँ जब नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आपका वहाँ स्वास्थ्य में हो जाता है, लेकिन अगर सीजर का नौबत आता है तो उनको रेफ़र किया जाता है डिस्ट्रिक्ट। जो हमारे यहाँ से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट 36 किलोमीटर है और रोड का बदहाली आप देख ही रहे हैं। अगर आप बताइए कि हमारी माँ बहनें अगर प्रेग्नेंट के इसमें अगर रोड पे जाती हैं तो उनका रास्ते में ही कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार या इंतकाल हो जाता है या बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा हम लोग का जीतने के बाद ये होगा कि हम लोग हर स्वास्थ्य केंद्र में आपको नॉर्मल हो, सीजर हो, ऑक्सीजन हो, हर चीज़ का सुविधा देंगे। और आप जनरल वार्ड में अभी आप चल जाइए टप्पू में, आप अगर जनरल वार्ड में जाएंगे तो आप उल्टी कर देंगे, इतनी बदबू रहती है। तो सबसे पहला हमारा सफाई अभियान भी मेरा रहेगा, क्लीन पे भी हम लोग पूरा ध्यान देंगे। और आपको सारा सुविधा जो एक आपको टाउन कलकत्ता दिल्ली में आप चल जाइए, जो आपको हर जगह लगभग 2 किलोमीटर में बड़ी बड़ी हॉस्पिटल मिलती है, जो सुविधा वहाँ मिलती है वो सुविधा हम बिहार में बिल्कुल देंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने हॉस्पिटल बना दिया, स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, लेकिन उसमें पूरा व्यवस्था वो दे नहीं पाए, इसमें वो पूरी तरह से विफल रहे हैं। चलिए, विधायक बनेंगे तो व्यवस्था को बेहतर करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे। ये तौकीर साहब का कहना है, हर नेता कहता है, चुनाव के सामने हर नेता ये कहता है, लेकिन ढाक के 3 पात करता कोई नहीं है। बहरहाल देखते हैं, इनको मौका मिलता है, जिताती है अवाम तो कितना करते हैं, नहीं करेंगे तो फिर आके इन्हीं से पूछेंगे करते हैं कि नहीं करते हैं। बहरहाल एक और अहम सवाल है सर, अभी आपके क्षेत्र से जो है वो रेलवे लाइनें गुजरी हैं, है ना, और यहाँ के मैक्सिमम लोगों की जो ज़मीनें हैं वो अधिग्रहण की गई है ना, ज़मीनों को जो है एक्वायर की गई है, ली गई है, ज़मीनों को लोगों ने दिया है ना। अब लोगों की डिमांड्स ये हैं कि आप जिस जगह से आते हैं, यहाँ पहले रेलवे पास था, यानी एक जंक्शन पास था, बट उसको जंक्शन की जगह हाल्ट कर दिया गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है। आपको लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके कान खड़े हुए होंगे, उनको उनके कानों में जो है जू रेंगी होंगी कि भैया ये तो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये चीज़ ये जो जंक्शन है, ये स्टेशन यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो रहा है। तो आप एक कैंडिडेट के तौर पर या यहाँ के जनता के तौर पर ये आपके संज्ञान में है, ये जानकारी है आपको? बिल्कुल मेरा ये संज्ञान में है और अभी वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी हुआ था, उस जगह मैं गया था। और मुझे जहाँ तक मालूम है कि माननीय तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम में ही ये नक्शा पास हुआ था और उस नक्शे में तुलसिया को जंक्शन बनाया गया था। लेकिन इसको पूरी तरह धांधली कहिए कि जो रेलवे के अफसर हैं वो इनको यहाँ से हटा के बीबीगंज ले गए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बीबीगंज ले गए हो या कहीं भी ले गए हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको बीबीगंज लगता था कि वहाँ स्टेशन बनाना है तो आप नए वहाँ पे नक्शे में पास करवाते। आपका यहाँ माननीय तस्लीमुद्दीन जो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब हैं उनका देन था और उन्होंने तुलसिया को एक जंक्शन दिया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि तुलसिया आपको यहाँ से बहादुरगंज से 10 किलोमीटर है और दिघलगंज 10 किलोमीटर है। तुलसिया एकदम मेन सेंटर है और इसके चारों तरफ आपका लगभग 10 किलोमीटर आबादी तक कोई स्टेशन नहीं है। और यहाँ के किसान भाई जब क्या कहता है कि यहाँ से धान हो, मकई हो, इनको यहाँ धान मकई बेचने के लिए इनको ठाकुरगंज, दलकोला और पूर्णिया जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे अगर ये हमारा स्टेशन और रेक पॉइंट बन जाता तो किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदा होता। जो माननीय तस्लीमुद्दीन साहब ने ये सारा चीज़ देख के तुलसिया को एक जंक्शन दिया था और रेक पॉइंट दिया था। चलिए सर, इंटरव्यू ख़त्म है, लेकिन आखिरी सवाल काफ़ी अहम है सर। आप तुलसिया से आते हैं, तुलसिया पंचायत से आते हैं। आपने कहा कि विधायक बनेंगे तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे और आपने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। अब ये घटना घटी थी आपके तुलसिया से ही और आपके जो तुलसिया पंचायत के जो मुखिया जी हैं, उन पर एलिगेशन लगाया गया सीओ मोहतरमा की तरफ से, उन पर कई तरह की धाराएं लगाई गई, लेकिन मुखिया साहब का कहना है कि बेबुनियाद है ना। तो इस मामले में मैं आपका जो व्यू है वो जानना चाहूँगा कि तौकीर साहब किस पक्ष के साथ खड़े हैं? क्या लगता है, सही मानों में नाइंसाफ़ी हुई है मुखिया के साथ? बिल्कुल, अगर प्रतिनिधि अगर आपको सीओ के बारे में या वीडियो के बारे में या थाना प्रभारी में आवाज़ उठाता है, उनके विरोध में इतना गंदा जो सोच के परे है वो आरोप लगाना, क्या एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो तुलसिया के हमारे जो मुखिया हैं, अगर उन्होंने, क्या आपको लगता है कि ना इतना घिनौना हरकत किया होगा कि सीओ मैडम का दुपट्टा खींच लिया होगा? ये एक अपने आप अपना जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाने के लिए, मतलब डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, हत्या करने के लिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश मैं कहूँगा जिसे रचा गया है कि लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब तौकीर साहब, बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। और इस पूरे वीडियो को लेकर के आपका क्या नज़रिया है, आप क्या सोचते हैं? क्या तौकीर साहब को लगता है कि वो इस क्षेत्र के लिए जो है सब एक्सेप्टेबल हैं? जो भी हो, जैसा भी हो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, कमेंट लिखे बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।